Hello, welcome to the We Can. Today we will start our second part of the chapter number 3 Ingredients of Modern Industry of class 8th. The second part is start with power resources. Of course, if we made so many kind of machines, so big machines, small machines, but if we don't have power to run them, how we can use and utilize the machines to improve the लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड टू डेवलप द नेशंस। जब तक हमारे पास उन मशीन्स को यूज़ करने के लिए पावर नहीं होगी तो हम किस तरीके से इस चीज़ को मशीन्स को या चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन फैसिलिटीज़ के लिए। और पावर रिसोर्सेज जो हैं वो कई कई तरह के हैं और उसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उनको हम बेसिक बनाकर इस चैप्टर में वी विल डिस्कस द रिसोर्सेज and we will discuss new type of resources also, like हाइडल पावर है और सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बायोगैस है। तो ये इस तरीके के जो नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न जो रिसोर्सेज या सोर्सेस हैं ऑफ एनर्जी, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पावर resources. Energy is a prerequisite of modern industry. It is required for domestic purpose as well as for human activities like agriculture, industry, transport, communication and defense purpose. एनर्जी को बताया है कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है, डेली रूटीन है, उसके अलावा भी ये डोमेस्टिक यूज़ में भी आता है और जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हर चीज़ में अगर हमको किसी भी चीज़ को, मशीन को रन करना है, किसी भी सिस्टम को हमको यूज़ करना है बाय इलेक्ट्रिसिटी या बाय एनर्जी, तो फिर उसमें वो ये सोर्सेस तो चाहिए हमें एनर्जी के, चाहे वो पावर के। तो कैसे हमें वो प्रोवाइड होंगे, ये उसकी डिटेल में हम देखेंगे। पावर रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कन्वेंशनल and non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy are the traditional sources like firewood, charcoal, cow dung cake, coal, petroleum, etc. These sources of energy are non-conventional and cause लार्ज स्केल पोल्यूशन। ठीक है, कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, वो ट्रेडिशनल सोर्सेज को हम कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना होगा कि दो टाइप्स में जो हम क्लासिफाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज को में जो सोर्सेज इंक्लूड होंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल सोर्सेज। और ट्रेडिशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे फायरवुड है, लकड़ियाँ अपन जलाते हैं, कोयला है, या आपने देखा होगा वो गाँव में जो उसको यूज़ करते हैं काऊ डंग को, उसके वो आई थिंक शायद लोकल लैंग्वेज में थेपले कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं जलाने के लिए। पेट्रोलियम है, ये सब जो सोर्सेज हैं ये कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है। लेकिन इनमें क्या, और ये जो है ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन कर देते हैं। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, ये पोल्यूशन बहुत होता है इनसे ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली डेवलप्ड, रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जो भी एनर्जी के सोर्सेज आते हैं, वो अभी हाल ही में, मतलब 20-25-50 साल पहले ही डेवलप्ड हुए हैं, रीन्यूएबल हैं, बार बार उनको यूज़ किया जा सकता है और
वो इको फ्रेंडली भी हैं, मतलब इको फ्रेंडली मतलब नेचर को उनकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, इतना पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, वो इको फ्रेंडली है। ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम विंड, वाटर, सन एट्सेट्रा आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, जो सन से लेकर हम सोर्स बनाते हैं पावर के, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ओके, now discuss in detail. Firewood, it is the most traditional source of energy used for cooking and heating. More than 50% of energy requirement of rural villages is met from this. गांव के एरिया में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खाना बनाने में या किसी भी चीज़ को ऑफ कोर्स गर्म करने में तो जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है, सोर्स यूज़ हो रहा है, दैट इज़ फायरवुड। लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। गाँव में भी और शहरी इलाकों में भी जो दूर के इस तरीके के लोग हैं जो इस ये सोर्सेस यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस लकड़ी है, उसको यूज़ किया जाता है। और सेकंड नंबर पे जो सोर्स यूज़ होता है, दैट इज़ कोल। द फॉर्मेशन ऑफ कोल डेट्स बैक टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। Dead remains of animals and plants buried under the earth millions of years ago got decomposed into layers of coal। यानी कोल कैसे बना है, कोयला कैसे बना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स किसी भी रीज़न से ज़मीन के नीचे दब गए थे, बहुत सालों तक वो वहाँ दबे रहे, और उनके जो उसमें मतलब जो भी उनकी बॉडी थी उनमें डीकम्पोज्ड होकर वो कोल की एक लेयर में चेंज हो गए। तो ये ज़मीन के नीचे से आप जानते हैं कि कोयले की जो माइनिंग है, खाने हैं, वहाँ से हम खोद कर निकालते हैं, और ये जो है नॉन रिन्यूएबल के ही एग्जाम्पल है ये तो सारे। जब आप देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में, तो फिर ये रिन्यूएबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। Their formation is associated with sedimentary rocks and are called fossils. There are different types of coal like anthracite, bituminous, lignite and peat. These are 4 kind of coals. इसमें क्वालिटी होती है कि किसमें कितना बेस्ट क्वालिटी का वो कोयला है, कोल है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई कोल है तो दैट इज़ एंथ्रेसाइट। एंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कोल है दैट इज़ बिटुमिनस, जो वर्ल्ड वाइड ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंथ्रेसाइट सब जगह अवेलेबल भी नहीं है और वो हाई क्वालिटी का है, तो हर चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता है। तो बिटुमिनस कोल जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। और ये कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, और इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। ओके। The major coal producing countries are the United States, China, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Canada and South Africa. Important coal fields of India are in Raniganj, Jharia, Bokaro and नईवली। ये जो है प्लेसेस के नाम है कि वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कोल के मेजर प्रोडक्शन करते हैं, आपने देख ही लिया। दैट इज़ यूएस, चाइना, यूके, जर्मनी। और ये इंडिया में कौन कौन से जो है मेन जगह, वैसे तो थोड़ा थोड़ा सभी जगह मिलता है, लेकिन जो मेन इसकी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के मेन पॉइंट्स हैं, दैट इज़ Raniganj, Jharia, Bokaro and Neyveli. Increase in population and large-scale has resulted in rapid depletion of these resources. It is the most
abundantly found fossil fuel which is used both for commercial and non-commercial purpose like cooking, heating, etc. It is a major requisite in iron and steel industries, chemical industries and generation of thermal electricity. कोल को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है कन्वेंशनल जो पावर सोर्सेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंट बताया तो दैट इज़ कोल। क्यों बताया है कि इसका जो यूज़ है वो डोमेस्टिक उसमें भी है और नॉन डोमेस्टिक उसमें भी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों इसमें उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफ कोर्स नॉन कमर्शियल में हम देख चुके हैं कि घरों में खाना बनाते हैं या किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए ये इस तरीके से लोग कोयला जलाकर सर्दियों में अंगीठी में हम कोयला ही डालते हैं। और कमर्शियल यूजेस में ये है कि जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है थर्मल जो है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कितना कोल चाहिए जलाने के लिए, तो इसको कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है या डेवलपमेंट के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो उस तरीके से इसका डिप्लीशन भी बढ़ रहा है इस रिसोर्स का। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज बनाने की आवश्यकता है। Next is petroleum. Petroleum, also known as black gold, is an important source of energy at present for running the machines and automobiles. It is also a sedimentary formation and its occurrence is confined to young fold mountains, especially along the anticlines up folds. The crude oil or mineral oil through fractional distillation gives us byproducts like petrol, kerosene, paraffin wax, diesel, lubricating oil, etc. These byproducts serve as the raw material for the petrochemical industries. ये पेट्रोलियम को सबसे पहली बात यह है कि ब्लैक गोल्ड कहा गया है, यानी गोल्ड अपने आप में एक प्रीशियस मटेरियल है और ब्लैक गोल्ड मीन्स यानी पेट्रोलियम कितना कीमती है और हर जगह मिलता भी नहीं है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में शायद वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है और वो इसी को ही एक्सपोर्ट कर करके इतनी मतलब रिच कंट्रीज़ बन गए हैं। सिर्फ बाकी डेवलपमेंट में हो सकता है वो वर्ल्ड से पीछे हों, लेकिन ये वाला बिजनेस जो है पेट्रोलियम की वजह से उनके डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट रहा है। तो ये वाला इसकी फॉर्मेशन जो होती है इट इज़ ऑल्सो अ सेडिमेंट्री फॉर्मेशन और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऑफ कोर्स हमें उसको फ्यूल तो देना पड़ेगा ना। उसमें पेट्रोल का जो है सबसे बड़ा रोल है, पेट्रोल को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। और ये कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में भी हमें माउंटेन्स में, जो माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन मीन्स जो मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के नहीं है, कम उसके टाइम पीरियड के हैं, उनके अंदर हमको मिलता है। ठीक है। और ये सारा क्रूड ऑयल है या मिनरल ऑयल है, ये हमको इन प्रोडक्ट से हमको क्या मिलता है? क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल से क्या क्या निकलता है? तो पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन बनता है, पैराफिन वैक्स बनता है, डीजल बनता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें इनके थ्रू मिलती हैं। ठीक है। और जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ओके। मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ईरान, Iraq, Saudi Arabia and Qatar are the leading producers of petroleum. Like I said कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनके एग्जाम्पल भी दिए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, इनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है। अदर प्रोड्यूसर्स आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनेजुएला, रशिया एंड अल्जीरिया। अल्जीरिया ऑफ कोर्स अफ्रीका में है। तो ये भी कुछ वर्ल्ड वाइड जगह हैं जहाँ पर पेट्रोलियम के वो पॉइंट्स हैं, प्लेसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ
एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। लाइक फायरवुड के एडवांटेजेस ये हैं कि इजीली अवेलेबल है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू द रूरल मैसेज, मतलब आसानी से मिल जाता है और कम रेट में अवेलेबल हो जाता है, खास करके रूरल एरिया में, गांव के जो एरिया हैं उसमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है और कम रेट पे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज उतने ही हैं, लाइक टाइम कंज्यूमिंग, डिप्लीट्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, लकड़ी कहाँ से लाएंगे हम, फॉरेस्ट से ही लाएंगे तो जलाने के लिए, तो पेड़ काटने पड़ेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, जंगलों का नुकसान हो रहा है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि वो गैसेस बढ़ रही हैं जिससे ग्रीन हाउस का पूरा एक सर्कल बनता है इनको जलाने से, फायरवुड को, और पोल्यूशन, और जलाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसी तरह लाइक दिस ऑयल, तो एडवांटेज में ये है चीपर एंड कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, ये भी थोड़ा सा सस्ता है और इसको ट्रांसपोर्ट करना कन्वीनियंसली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू। ओके, एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर कोई जो यूज़ आता है और इजीली अवेलेबल होता है, दैट इज़ oil. And what are the disadvantages? Oil spill can result in pollution and affect aquatic life. अगर ऑयल फैलता है, चाहे वो अर्थ सरफेस हो या वाटर सरफेस हो, तो वहाँ दोनों की लाइफ, जो एनिमल लाइफ या ह्यूमन लाइफ है, उसको पल्यूट करता है, उसको अफेक्ट करता है। एंड पोल्यूटेंट्स रिलीज कैन रिजल्ट इन एसिड रेन, और ये चीज़ जो है यहीं पे नहीं रुकती है। ऑफ कोर्स अगर वो पानी के वाटर सरफेस पे पोल्यूशन फैल गया है तो वो उससे बादल बनेंगे और बादल से जो है एसिड रेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ कितना आपने देखा अफेक्ट होने की एक चेन बन गई, ये इफेक्ट हुआ, फिर ये इफेक्ट हुआ, फिर उससे वो, क्योंकि सारा नेचर में जो है प्रोसेस है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड है, तो किस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं देख रहे हैं आप। एंड एक्सप्लोरेशन इज एक्सपेंसिव, इसमें जो खाली ऑयल से तो नहीं हो सकता ना, इसको यूज़ करने के लिए जो सोर्सेस चाहिए वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा सा उनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है दूसरे जो कन्वेंशनल सोर्सेस को देखें उसके मुकाबले में। एंड नॉन रीनेबल, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये नॉन रीनेबल होता है। एंड द अदर इज़ नेचुरल गैस के एडवांटेजेस हैं, अगेन चीपर देन कोल से भी ज़्यादा जो है सस्ता होता है, एंड पोल्यूशन फ्री। ऑफ कोर्स गैसेस जो होती है वो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती, पोल्यूशन फ्री तो नहीं कह सकते पर पोल्यूशन कम करती है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज? रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइंस, इसमें क्या है कि आपको हर वक्त अटेंटिव रहना पड़ेगा कि आपने जो गैसेस के लिए बनाया है गैस हाउस, आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी कि जहाँ पे भी सेव कर रखी हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, सब कुछ ठीक तो है, पाइपलाइंस ठीक हैं, या उनको कलेक्ट करने के जो कुछ भी बना रखे हैं ड्रम या जो भी बना रखा है उसमें वो सेफ है या नहीं है, उसका सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। लाइक यू सी कि अभी जो लेबनान में बैरूत में जो ब्लास्ट हुआ वो गैसेस की वजह से ही हुआ, यानी मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं कमी आई और आप देख सकते हैं कितना डिज़ास्टर था वो। तो अगर उसकी मेंटेनेंस में या उसके अटेंटिवनेस में अगर हमारी कमी आती है तो व्हाट could be the result you can see. Important oil fields of India are Digboi in Assam, Mumbai High in Maharashtra, and Ankleshwar in Gujarat. Recently, it has been found along the deltas of the Krishna and Godavari. All these are the places for oils or natural gases in India. Natural gas, the occurrence of natural gases is also associated with oil fields. It is a domestic fuel, industrial fuel, as well as used in automobiles like LPG or CNG. The leading producers of natural gases are the United States, United Kingdom, and the
लैंड। ये तीन जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करते हैं क्या, नेचुरल गैसेस के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। इंडिया हैज़ एबिडेंट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस हैव बीन फाउंड अलोंग द डेल्टास ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, असम, मुंबई हाई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इंडिया के जो प्लेसेस हैं नेचुरल गैसेस के, वो जहाँ मिलते हैं, ये उन प्लेसेस के नाम है, जैसे कृष्णा कावेरी रिवर्स के पास है, गोदावरी रिवर्स के पास है, और असम में है, मुंबई हाई में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है नेचुरल गैसेस के जो है रिजर्व्स हैं। और अभी जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपको पता ही है कि आप राजस्थान में जैसलमेर में काफ़ी नेचुरल गैसेस के पोटेंशियल रिसोर्सेज का पता चल रहा है कि वहाँ पर है। अब देखो हम कैसे यूज़ कर पाते हैं उस चीज़ को। It can be easily transported over long distance through a network of pipeline. It serves as a raw material for the thermal power plant and fertilizer plants. Of course ये जो है पाइपलाइन के थ्रू हम नेचुरल गैसेस को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये आपको पता ही है कि थर्मल और प्लांट्स है या फर्टिलाइज़र प्लांट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, नेचुरल गैसेस का बहुत सपोर्ट रहता है। तो इन इंडिया नेचुरल गैस फील्ड्स आर फाउंड इन त्रिपुरा, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, मुंबई हाई, राजस्थान एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये इसके प्लेसेस हैं इंडिया में। अब जो है हम हाइडल पावर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ हाइडल पावर? द पावर जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज नोन एज हाइडल पावर। जो पानी को आपने देखा है बहुत ऊंचाई से गिराते हैं और उससे जो पावर जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइडल पावर। हाइडल पावर इज कॉल्ड वाइट कोल। रेन वाटर स्टोर्ड इन डैम्स flows from a height and rotates the turbines, which turns the generator to the produce electricity. The water expelled after the generation of electricity is used for irrigating the fields. Thus the water is not wasted during the production of electricity. डैम्स में जो है आपको पता है कि डैम्स इतने ज़्यादा उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी काम आते हैं। और कैसे काम आते हैं? हम डैम्स में जो पानी स्टोर करके रखते हैं उसको बहुत ऊंचाई से हम गिराते हैं, और नीचे जो टरबाइन लगे हुए होते हैं उसके ऊपर ये पानी गिरता है, वो घूमते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो पानी बचता है या आगे जाता है बहकर, वो वेस्ट नहीं होता है, उसको हम सिंचाई में, इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसके प्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई वेस्ट नहीं होता है। सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड चाइना। ये जो ऑल दीज कंट्रीज आर famous, and most importantly they used the power of water. In India, the Bhakra Nagal, Hirakund, Nagarjun Sagar and Damodar Valley projects are some of the leading hydel power projects. इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। जो आपने देखा है हीराकुंड और भाखरा नागर बांध, जो कितने डैम जो है कितने ज़्यादा बड़े हैं, आपने अगर इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही लीडिंग प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द renewable sources of energy produced from the sources of sun, wind, water, tides, etc. The increased consumption of fossil fuels has resulted in rapid depletion of these resources. Burning of fossil fuels has created large-scale pollution. With the rising demand for oil, their availability in the near future is also bleak. Hence, the alternative sources of energy and renewable sources of energy should be promoted to supplement the scarcity of conventional sources of energy. Some of the important non-conventional sources of energy are solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, and biogas. Like नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी को इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया है तो सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज को बताया है कि एक तो दे आर
जो है नॉन रिन्यूएबल है वो, और उनको बनने में जैसे कि आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और जिस तरीके से पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनका कंजप्शन बढ़ रहा है और उनका डिप्लीशन हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं, और उनकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, अगर फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे पास बचे ही ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको कोई दूसरे सोर्सेस यूज़ करने चाहिए जो रीन्यूएबल हो, जो इको फ्रेंडली हो, जो इसका सप्लीमेंट बनने से इसका क्या होगा, स्कैरिसिटी ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसको हम रिप्लेस कर सकेंगे, उसको कवर कर सकेंगे किससे, इसके सप्लीमेंट से, ठीक है ना। दैट इज़ इंक्लूडेड इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, और वो कौन कौन से होंगे, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब यूज़ करके हम कन्वेंशनल सोर्सेज को जो है रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलर एनर्जी, इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड abundant source of energy available to us. Solar energy can be used for cooking, heating, lighting of streets and homes, and drying of crops, etc. The latest technology called photovoltaic technology is available, which converts sunlight directly into electricity. Most of the tropical countries are endowed with abundant sunshine, so they have a plenty of opportunity to exploit the solar energy for generating electricity. सोलर एनर्जी से क्या होता है, आपको पता है कि इसको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी कई सारे तरीके मेथड्स होते हैं। उनमें से कुछ एक ऐसे तरीके हैं जैसे कि है फोटोवोल्टेनिक है, जो टेक्नोलॉजी वो डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में। और इस चीज़ से जो है बहुत बहुत ज़्यादा अगर कोई एडवांटेज उठा सकता है तो हमारी इंडिया की जो कंट्री है वो बहुत इसमें एडवांटेज उठा रही है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पर इतनी सोलर एनर्जी है ही नहीं, यानी वहाँ पर जो है धूप जिसे कहेंगे सन की जो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होती, सनशाइन कम होती है या कम निकलता है। लाइक आप यूरोप लंदन में देखिए, बहुत कम ऐसा मौसम आपको दिखेगा कि पूरा बादल नहीं है और सूरज निकला हुआ है और खूब तेज़ धूप है। तो उनके पास अगर सोर्सेज भी हैं इसको यूज़ करने के पास, तो भी उनके पास सोलर एनर्जी तो है ही नहीं, तो कैसे यूज़ करें। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन उनको यूज़ करने के सोर्सेज नहीं है, तो ये चीज़ भी इस चीज़ उसको अफेक्ट करती है। लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, एंड दैट इज़ द वेरी ईजियर वे टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। शीट्स होती हैं उनको अगर आप लगाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को आपने देखा होगा आजकल तो गाँव में शहरों में भी घरों के ऊपर जो है वो ब्लैक वाली जो शीट होती है उसको लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को में कन्वर्ट करते हैं। उससे मतलब डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक दोनों में ही यूज़ हो रही है ये ईजीली। Next is wind energy. Wind is renewable and pollution-free source of energy. Constant movement of high velocity winds in a given direction over an area helps in the generation of wind energy. Windmills have to be set up to generate wind energy. Wind energy is used for grinding food grains and drawing water from wells. In India, the largest wind farm cluster is located between Nagercoil and Madurai in Tamil Nadu. The leading producers of wind energy are Netherlands, Germany, UK, Denmark, USA and Spain. आपको पता है कि wind energy को generate करने के लिए we have to set up a windmills का एक सेटअप लगाना पड़ेगा जिससे कि जो है विंड एनर्जी जनरेट हो सके। इसमें बहुत मतलब हवा के जो डायरेक्शन होता है उसमें विंड के जो वो मिल्स हैं वो घूमती है
और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को किस में यूज़ करते हैं, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनकी ग्राइंडिंग करने में, और जो है वेल्स हैं उनसे वाटर को, जो पानी को निकालने में, इस तरीके की चीज़ों में ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जाती है। तो उन्हें जो वायर के थ्रू इतनी दूर से इलेक्ट्रिसिटी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस चीज़ में इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ये कि इसको ऐसे जनरेट करो। विंड एनर्जी बहुत कन्वीनियंसली अवेलेबल हो जाती है। इंडिया में जो सबसे बड़ा इसका आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मिलेगा आपको नागरकोइल से मदुरई के बीच में, तमिलनाडु के भी, ये 2 प्लेसेस के नाम है, उनके बीच में जो है विंड मिल्स के काफ़ी सारे आपको सेटअप मिल जाएंगे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, यूके है, यूएस है, जर्मनी, नीदरलैंड, दीज आर द प्लेसेस जो विंड एनर्जी को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे सेटअप लगा रखे हैं, और उसके यूज़ से दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको रिजर्व कर पा रहे हैं इस एरिया में। जैसे आपको पता ही है कि ऑफ कोर्स जो अपना पॉपुलेशन का एरिया है वहाँ तो विंड मिल्स नहीं लग सकती, थोड़ा सा अर्बन एरिया से बाहर की तरफ ही लगती है। तो वहीं के कामों में जो एनर्जी यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसको इसके थ्रू कर लेंगे। तो ये दूसरी तरह की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीके से रिजर्व करना हुआ। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम थ्रू न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर पावर में जो है 2 इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम एंड थोरियम। इन 2 प्रोडक्ट्स के थ्रू जो न्यूक्लियर थर्मल होता है, फिशन होता है, उसमें है पावर को जनरेट किया जाता है। एंड दीज minerals release large quantities of energy in nuclear reactors. The United States, United Kingdom and Russia have large nuclear reactors. In India, Rajasthan and Jharkhand have enormous deposits of uranium. Thorium is found along the monazite sands of Kerala. जो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत महंगे भी मिलते हैं और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन इंडिया में लकीली ये दोनों ही अवेलेबल है। जो पहला प्रोडक्ट है लाइक यूरेनियम, वो राजस्थान और झारखंड में अवेलेबल है, एंड थोरियम इज़ अवेलेबल इन केरला। और इन दोनों से जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी बनाती है। ये इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मेन इसका वो है पॉइंट कि किस तरीके से इसकी क्वालिटी है ये बहुत बड़ी, कि इतने कम में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है जनरेट कर पाती है एनर्जी को। एंड देयर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, नेमली कोटा, आपको पता ही है, कोटा, नरोरा, कालपक्कम, कैगा और ककरापारा एंड तारापुर। ये जो 6 हैं ये हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। यहाँ पर जो है एनर्जी जनरेट की जाती है यूरेनियम और थोरियम से। एंड जियोथर्मल एनर्जी, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ की, ज़मीन के अंदरूनी गर्मी को लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी गो डीप इनटू द अर्थ इंटीरियर। आपको पता ही है जैसे जैसे ज़मीन के अंदर खोदते हैं, जैसे माइंस में जो लोग काम करते हैं अक्सर उनको अस्थमा की या इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इन वॉल्केनिक रीजन्स द हीट एनर्जी इज अवेलेबल इन हॉट स्प्रिंग्स and geysers. Geothermal energy is used for cooking and bathing. New Zealand, called the land of hot springs and geysers, is one of the largest producers of geothermal energy. न्यू जीलैंड जो है वर्ल्ड वाइड एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है या पॉइंट है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करने के लिए, जिसमें येलो स्टोन नेशनल पार्क रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट का है और न्यूजीलैंड के हैं। ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स
रिसोर्सेस हैं जियोथर्मल एनर्जी की, हर तरह की एनर्जी को यूज़ करना ताकि कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको हम रिजर्व कर सकें या उनको जो उनका यूज़ है कम हो और इसके सप्लीमेंट को हम ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, इसी तरीके से फिलीपींस है, सेंट्रल अमेरिका है, लाइक दिस, है ना। और इन इंडिया geothermal energy is produced near मणिकरम इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में ये 2 प्लेसेस हैं जहाँ पर जियोथर्मल जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है। टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई टाइड्स अलोंग द कोस्टल रीजन। ऑफ कोर्स जो जहाँ पे टाइड होगा वहीं पे तो टाइडल एनर्जी होगी। जो इंडिया के कोस्टल रीजन है या वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ कोस्टल रीजन वहीं इस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। दिस एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो inlets of the sea. During high tide, the water turns the turbine installed at the dam to produce electricity. Some of the leading countries where tidal energy is produced are Russia, France, and Gulf of Kutch in India. इंडिया में आप जानते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के जो वो गल्फ है वो और रशिया फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि समुद्र के सी के जो नज़दीक है छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं और उनमें वही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए टरबाइन जो इंस्टॉल किए जाते हैं। और जब टाइड में वो जब पानी उनके पास ज़ोर से आकर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये टाइडल एनर्जी एक तरीका, हर चीज़ को अगर आप किसी नई चीज़ को, नेचुरल चीज़ से कोई नई चीज़ जनरेट कर रहे हो तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको ये इको फ्रेंडली है, ऐसा कुछ भी इसमें हमारी जो है नेचर है या प्रकृति है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है इससे। एंड द नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट्स यूज ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड फार्म waste to convert it into gaseous fuel called biogas. It is a mixture of methane and carbon dioxide which can be used as a fuel for cooking and lighting. It is also gives us organic manure for our farmlands. बायोगैस प्लांट्स आपने देखे हैं कि किस तरीके से ज़मीन में खोद कर और उनमें सारे जो ह्यूमन वेस्ट के सब तरह के जो वेस्ट होते हैं वो डालकर जो है हम उस गैस को जनरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोगैस। और वो कुकिंग में, लाइटनिंग में, इसमें हमारे ज़्यादा काम होती है। जैसे कि आपने आमिर खान का जो शो है सत्यमेव जयते, उसमें भी देखा होगा कि किस तरीके से लोग जनरली अपने घर के लिए भी, घर के वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के लिए उन्होंने एक बायो गैस प्लांट को घर में ही बनवाया है और उसमें ही सारा कचरा डाल के और घर की जितनी भी यूज़ है, जैसे खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंडर में जो गैस बनती है वही गैस इसमें बनती है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको वो खुद जनरेट कर रहे हैं। इस तरीके के लोग नए इनिशिएटिव ले रहे हैं टू सेव आवर एनवायरनमेंट। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग एनर्जी। ऑफ कोर्स हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम हर काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, तो उसका और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ रहा है, तो हम एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो नए नए तरीके हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में आते हैं, हमको इसको यूज़ करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी को सेव करना है। एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, alternative sources of energy, switching off electricity when not required, and the use of public transport system instead of private vehicles. ऑफ कोर्स जो पेट्रोल या इस तरीके के उसके सेविंग के लिए ये है, हर तरह के एनर्जी की सेविंग के लिए अलग अलग तरह के हम टैक्टिक्स को है यूज़ कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप स्विच ऑफ करके जाइए, लाइट्स हैं, फैंस हैं, इनको स्विच ऑफ करिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल ही यूज़ करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, तो उससे जो है पोल्यूशन भी कम होगा और यूज़ भी कम होगा इनका एनर्जी रिसोर्सेस का। ये इस तरीके से रिजर्व करने की ये कुछ टैक्टिक्स हैं।